कॉमर्स स्टडी पॉइंट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 11th के सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स के साथ, और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें जो इकोनॉमिक्स का पार्ट 2 है, भारतीय अर्थव्यवस्था वाला, उसके चैप्टर 2 को स्टार्ट कर रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990 तक, यानी कि जो अपनी भारतीय अर्थव्यवस्था है वो सन 1950 से लेकर 1990 तक क्या रहा, क्या क्या परिवर्तन हुए, क्या विकास हुआ, इस पूरे पीरियड की अपन बात करेंगे कि 1950 से लेकर 1990 के बीच में क्या क्या हुआ भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर। ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम देखते हैं फ्रेंड्स। इंट्रोडक्शन पार्ट में हमको बता रहे हैं सबसे पहले इसका परिचय कि अपना जो देश है, ठीक है ना, अपना देश भारत देश गुलामी से आज़ाद हुआ कब? 15 अगस्त 1947 को। अपना जो देश है गुलामी से आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। फ्रेंड्स, इस दिन को हम क्या कहकर मनाते हैं? ये जो 15 अगस्त 1947 है, इस दिन को हम क्या कहकर बुलाते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना आंसर दें। और फ्रेंड्स, ये हमने इकोनॉमिक्स का पार्ट 2 स्टार्ट किया है, और जो पार्ट 1 था अर्थशास्त्र में सांख्यिकी वाला, उसके जो वीडियो है आंकड़ों से संबंधित, आंकड़ों का संगठन वगैरह, आप उनको देखने के लिए स्क्रीन पर आई बटन को प्रेस करें और कंटिन्यू करते हैं इसे चैप्टर को। जो ये पार्ट 2 है भारतीय अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र 11 की। तो परिचय हम पढ़ रहे हैं कि गुलामी से आज़ाद जो हमारा देश है भारत देश, वो कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। तो फ्रेंड्स, आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि इस दिन को हम भारत में कौन से दिवस के रूप में मनाते हैं, है ना। आप मुझे अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि ये जो 15 अगस्त 1947 है, इसे हम किस दिवस के रूप में भारत में मनाते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद है कि राष्ट्र का नव निर्माण का कार्य अब हमारे हाथ में था, यानी कि देखो इतने साल, 200 सालों की कितनी गुलामी में था भारत, गुलामी के अंतर्गत था। तो सारे जो राष्ट्र के निर्माण कार्य सब किसके साथ था? जिसके अंडर में हमारा देश गुलाम था। तो अब जब देश आज़ाद हो गया, कब हुआ आज़ाद? 15 अगस्त 1947 को। तो जब देश आज़ाद हो गया तो राष्ट्र को चलाना, नव निर्माण करना, ये सब कार्य किसके पास आ गया? भारतीयों के पास आ गया ये सारा कार्य। ठीक है। फिर उसके बाद है कि अब किस तरह से क्या करें, क्या किया जाए। तो आर्थिक प्रणाली चुनाव की समस्या, यानी कि किस तरह से हम कौन सी प्रणाली को चुने, किस तरह से करें। सबसे पहले तो कि ना कार्य करना, फिर उस कार्य को किस तरह से करना, उस प्रणाली के चुनाव की क्या हो गई? समस्या हो गई कि हम कौन सी प्रणाली को चुने जो हमारे देश के लिए, जनहित के लिए, सर्वजन के लिए क्या हो? सही हो, उचित हो। तो उसके समाधान के लिए क्या हुआ फ्रेंड्स? उन्होंने जो अपने राष्ट्र निर्माण में जो व्यक्ति थे कार्य करने वाले, उन लोगों ने समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दोनों ही अर्थव्यवस्था का जो मध्य मार्ग होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, क्या किया गया? उसे चुना गया, जो कि क्या है कि सर्वसाधारण, सर्व जनता के लिए क्या होती है? सही होती है। तो इस आर्थिक प्रणाली के चुनाव की जो समस्या उत्पन्न हुई, उस समस्या को दूर करने के लिए क्या किया गया? समाधान के लिए समाजवादी एवं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के मध्य का मार्ग चुन के क्या बनाई गई? मिश्रित अर्थव्यवस्था बनाई गई। तो भारत में भी कौन सी अर्थव्यवस्था है फ्रेंड्स? मिश्रित अर्थव्यवस्था। फिर उसके बाद है कि देश के नव निर्माण एवं आर्थिक विकास हेतु नियोजन का मार्ग अपनाया गया। यानी देखो, पहले देश क्या था? गुलाम था। अब जब देश आजाद हुआ और भारतीयों के कंधों पर अपने देश की बागडोर आई, तो सारी आर्थिक प्रणाली का चुनाव करा। तो उन्होंने क्या करना है? मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। फिर जब देश का निर्माण करना था, आर्थिक विकास करना था, तो उसके लिए क्या किया? उन्होंने नियोजन किया, प्लानिंग की कि किस तरह से हम क्या कार्य करेंगे, क्या करेंगे, क्या होगा, कौन सी नीति अपनाएंगे, क्या रहेगा, इन सब का क्या किया गया? नियोजन किया गया। और ये नियोजन किस लिए था? आर्थिक विकास के लिए और देश के नव निर्माण के लिए। उसके पश्चात 1950 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में क्या किया गया? एक योजना आयोग बनाया गया, है ना। योजना आयोग की स्थापना की गई। किसकी की अध्यक्षता में की गई? वो प्रधानमंत्री की योजना में, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बनाई गई योजना आयोग बनाया गया। और इस योजना आयोग की स्थापना की गई 1950 के अंतर्गत। और क्या हुआ? पंचवर्षीय योजनाओं का सूत्रपात हुआ। यानी कि भारत में जब ये योजना आयोग बनाया गया, तो इसके अंदर बताया गया कि हम हर 5 सालों के लिए कोई योजना लेकर आएंगे, और वो जो योजना होगी वो क्या होगी? अपने देश के नव निर्माण और आर्थिक विकास के लिए क्या होगी? सहायक होगी। तो क्या हुआ? पंचवर्षीय योजनाओं
का सूत्रपात हुआ कब से? 1950 में, जब क्या हुआ था, योजना आयोग की स्थापना हुई थी। और ये योजना आयोग की स्थापना की अध्यक्षता किसने करी? प्रधानमंत्री के द्वारा की गई। अब जब ये पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई, ठीक है ना, ये पंचवर्षीय योजनाएं जब बनाई गई तो इन पंचवर्षीय योजनाओं के क्या लक्ष्य रखे गए उनकी हम बात करते हैं। देखो, सबसे पहले तो पंचवर्षीय योजना ही क्यों बनाई गई? आर्थिक विकास और देश के नवनिर्माण के लिए, ठीक ना। ये तो सारी पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य था कि हमारे देश का नवनिर्माण हो और क्या हो, आर्थिक विकास हो। पर पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो लक्ष्य रखे गए हैं, बात हम उनकी करते हैं। तो पहला जो पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लक्ष्य रखा गया वो था समृद्धि। समृद्धि यानी क्या? समृद्धि यानी बढ़ाना, किसी चीज को बढ़ाना, ज्यादा करना, जो जिस स्तर पे है उस स्तर से उसको क्या करना, ऊपर उठाना। तो फ्रेंड्स, समृद्धि में ये बोल रहा है कि वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि। अब यानी कि हमारे देश के अंतर्गत जैसे कृषि हो गया, कोई उद्योग हो गया, तो वो जिन भी चीजों का उत्पादन करते हैं, या सेवा प्रदाता हो गए, तो वो जिन सेवाओं का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, तो उस उत्पादन में क्या करना, वृद्धि करना। इसका पहला लक्ष्य था, पंचवर्षीय योजनाओं का पहला लक्ष्य था कि हम जो उत्पादन कर रहे हैं, चाहे वो वस्तु हो या सेवा हो, उसमें क्या करना, वृद्धि करना। और सकल घरेलू उत्पादन को बढ़ाना, यानी हमारा जो ग्रोस प्रोडक्ट है उसको क्या करना, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको क्या करना, बढ़ाना। यानी कि हमारी जो जीडीपी रेट जिसको हम कहते हैं वो बहुत कम थी, तो उसको क्या करना, ज्यादा करना। यानी कि हमारे सकल घरेलू उत्पाद को क्या करना, बढ़ाना। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे लक्ष्य की बात करते हैं। और तो पहला जो उद्देश्य था वो हमारी पंचवर्षीय योजनाओं का क्या था कि वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में क्या करना, वृद्धि करना, और हमारे सकल घरेलू उत्पाद को क्या करना, बढ़ाना। फिर उसके बाद बात करते हैं दूसरे उद्देश्य की। वह उद्देश्य था हमारा आधुनिकीकरण। अब ये आधुनिकीकरण से मतलब क्या कि आधुनिक प्रौद्योगिकी को बढ़ाना। आधुनिक प्रौद्योगिकी यानी कि हम जो जिस स्तर की प्रौद्योगिकी का यूज कर रहे हैं उससे जो नए लेवल की जो प्रौद्योगिकी आ गई है, जैसे अगर हम बात करें कंप्यूटर की या प्रिंटर की, कि अब पहले जैसे, अब ये तो बहुत आज के लेवल की बात हुई, जैसे जो पहले वर्क हाथ से होता था, यानी श्रम प्रधान जो वर्क हुआ करते थे उनका मशीनीकरण, मतलब आधुनिक नई टेक्नोलॉजी को अपनाना, नई टेक्नोलॉजी को क्या करना, बढ़ावा देना, और सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना। यानी कि पूरे हर तरह से क्या करना, आधुनिकीकरण करना, आधुनिक रूप हो जाना। तो जो पंचवर्षीय योजनाओं का दूसरा लक्ष्य था क्या था, वो था आधुनिकीकरण करना। फिर तीसरा जो इसका उद्देश्य था वह था आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता ये बहुत ही महत्वपूर्ण, सबसे जो इम्पोर्टेंट जो लक्ष्य था वो क्या था, आत्मनिर्भरता। था कि हर क्षेत्र में हमें क्या करनी है, आत्मनिर्भरता प्राप्त करनी है। क्योंकि देखो फ्रेंड्स, जब देश आजाद हुआ था तो जो हमारी जनसंख्या थी उसमें से 75% जनसंख्या किस पर आधारित थी, कृषि पर आधारित थी, ठीक है ना। और फिर भी हमारे पास कृषि उत्पादन इतना नहीं होता था कि हम उसमें आत्मनिर्भर हो। हमें क्या करना पड़ता था, गेहूं आयात करना पड़ता था। कृषि के जो उत्पादन है वो भी हमें क्या करने पड़ते थे, आयात करने पड़ते थे। तो सबसे जो हमारा मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, आत्मनिर्भरता अपनाना। यानी कि किसी भी वस्तु या सेवा का इतना उत्पादन करना कि हमारा देश उसमें क्या हो, आत्मनिर्भरता को प्राप्त कर ले। फिर उसके बाद चौथा जो उद्देश्य था वो था समानता। समानता यानी कि जब देश आजाद नहीं था तो क्या था, दो वर्गों के बीच में बहुत अंतराल था। निचला वर्ग बहुत ही ज्यादा नीचे था और ऊपरी वर्ग बहुत ही ज्यादा ऊंचे था। तो आर्थिक रूप से क्या करना, समानता लाना और मूलभूत आवश्यकताओं को पूरी करना। क्योंकि देखो ये जो अंतर था ना, असमानता थी वो बहुत ज्यादा थी। तो जो निचले स्तर के जो लोग थे ना, उन्हें मूलभूत आवश्यकता भी क्या होती थी, पूरी नहीं होती थी। तो आर्थिक और सामाजिक रूप से क्या करना, समानता लाना। अब देखो आर्थिक रूप से तो यानी कि पैसे के रूप से किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा था तो किसी के पास बिल्कुल नहीं था। और सामाजिक रूप से यानी कि जो ये होता ना, उच्च वर्ग, दलित वर्ग, सामाजिक रूप से भी क्या लाना, समानता लाना। फिर उसके बाद है कि मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करना। हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है, रोटी कपड़ा मकान, एटलीस्ट की वो तो क्या हो, सबकी पूरी हो, सब जनों के पास भरपेट खाना हो, कि वो उन्होंने अच्छे से खाना खाए। ये जो थे 4 मुख्य लक्ष्य क्या गए थे, पंचवर्षीय योजनाओं के लगे गए थे। पहला तो था समृद्धि, की हमें हर क्षेत्र में क्या करना है, वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि करनी है। हमें हमारा सकल घरेलू उत्पादन को क्या करना है, बढ़ाना है। फिर हमें हमारे हर क्षेत्र में क्या करना है, आधुनिकीकरण प्राप्त करना है। और हमें क्या करनी है, आत्मनिर्भरता प्राप्त करनी है। ये हमारा मुख्य उद्देश्य था। और उसके बाद हमें क्या लानी है, आर्थिक और सामाजिक रूप से समानता लेकर आनी है। और प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक को क्या हो, मूल आवश्यकताएं उसकी
पूरी हो। ये थे हमारे पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य। फिर बात करते हैं कृषि की। देखो पहले जब पंचवर्षीय योजनाओं का सूत्रपात हुआ सन 1950 के अंतर्गत, जब पंचवर्षीय योजनाओं का सूत्रपात हुआ तो हर 5 सालों के लिए कोई ना कोई लक्ष्य रख के क्या बनेगी, पंचवर्षीय योजनाएं बनेगी। तो जो सारी पंचवर्षीय योजनाओं के उनके मुख्य उद्देश्य तो ये 4 थे जो अपने पढ़े कि समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता। फिर उसके बाद स्पेशल जो पढ़ रहे हैं अपन, ये जो अपना चैप्टर है भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से लेकर 1990 तक की अपन बात करें तो ये जो पीरियड था 1950 से लेकर 1990 तक, इस पीरियड में इन दशकों में कृषि के क्षेत्र में क्या प्रयास किए गए, क्या सुधार किए गए, उनकी हम बात करते हैं। अब तो बोल रहे कृषि के क्षेत्र में सन 1950 से लेकर 1990 के मध्य भारत में कृषि व्यवस्था को निम्न प्रकार स्पष्ट किया, यानी कि ये जो पीरियड था, ये जो समय था, इसके अंतर्गत कृषि व्यवस्था कुछ इस प्रकार से थी। पहला है भू सुधार, यानी कि जो पहला प्रयास किया गया था कृषि के क्षेत्र में वो था भू सुधार। अब उसके अंदर भू सुधार के अंतर्गत क्या किया गया, देखो भूमि की अधिकतम सीमा का निर्धारण, यानी कि भूमि की अधिकतम सीमा का निर्धारण ऐसा कि कितनी भूमि है जिसपे क्या की जा सकती है, कृषि की जा सकती है, तो उस सीमा का क्या करना, निर्धारण करना। फिर उसके बाद बिचौलिया का उन्मूलन, यानी कि कार्य करने वाले और सरकार तक के बीच में जो व्यक्ति होते हैं बिचौलिए, उनको हटाना, उनको रास्ते से क्या करना, हटाना। फिर उसके बाद वास्तविक कृषक को भूमि का स्वामी बनाना, यानी पहले देखो ये जागीरदारी प्रथा, जमींदारी प्रथा होती थी, तो क्या होता था कि जो असली किसान होते थे, जो वास्तविक किसान होते थे, उनकी भूमि कहाँ चली जाती थी, उन जमींदारों के अंतर्गत चली जाती थी। तो वह तो सिर्फ क्या मजदूर बन के रह जाते थे, अपनी ही भूमि पर क्या मजदूर बन के रह जाते थे। तो जो कृषि के क्षेत्र में जो भू सुधार आयोजन, जब भू सुधार जो कार्यक्रम अपनाया गया, उसमें क्या किया गया कि वास्तविक कृषक को भूमि का स्वामी बनाने के लिए काफी सारे प्रयास किए गए कि जो व्यक्ति असल में इस भूमि का स्वामी है, जो वास्तविक कृषक है और इस भूमि का स्वामी है, उसे उसकी क्या करना, भूमि को वापस से दिलाना। लेकिन ये जो उद्देश्य था ये पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया, है ना। ये जो मतलब था कि जिसकी भूमि है उसी को मिल जाए, तो ये सफल नहीं हो पाया। और आज तक भी ये जो है ना असमानताएं बनी हुई कि किसी की भूमि, किसी जो जागीरदारी, जमींदारी प्रथा जो होती है उसके अंतर्गत कि जिसके पास है और जिसके पास नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है। तो ये थे भू सुधार के संबंध में जो 1950 से लेकर 1990 तक क्या बनाए गए थे, जो अर्थव्यवस्था को सुधार करने के लिए जो कृषि से संबंध में उद्देश्य रखे गए थे। फिर दूसरी बात करते हैं अपन हरित क्रांति। कृषि के क्षेत्र में ये बहुत ही महत्वपूर्ण सुधार है हरित क्रांति, कि देश की 75% जनसंख्या किस पर आधारित थी, कृषि पर आधारित थी। अपना जब देश आजाद हुआ था तो आजादी के समय जो 75% जनसंख्या थी पूरे भारत की, उसमें वह पूरी जनसंख्या जो किस पर आधारित थी, कृषि पर आधारित थी। और लेकिन फिर भी जो उनकी उत्पादकता थी वो क्या थी, बहुत ही कम थी। तो उस उत्पादन को बढ़ाने के लिए, उस उत्पादकता को अपने द्वारा वस्तुएं जो उत्पादित की जाती है उस उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या किया गया, उच्च किस्म के बीजों का उपयोग करवाया गया। यानी पहले जो लोग करते थे वो जैसे मानसून कृषि होती है अपने भारत में, तो मानसून पर आधारित थे, पानी की व्यवस्था नहीं थी, अच्छी किस्म के बीज नहीं थे, तो उत्पादन क्या होता था, कम होता था। तो सबसे पहले कि उन किसानों को अच्छी किस्म के बीज उपलब्ध करवाए गए जिससे क्या हो, उत्पादन में वृद्धि हो। फिर उनके लिए सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया गया। उनको मतलब भारत में ज्यादातर कृषि मानसून पर आधारित होती है, तो क्या किया, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया गया जिससे जब भी पौधों को या फसल को पानी की जरूरत हो तो क्या हो जाए, उन्हें सिंचाई करके उन्हें पानी की पर्याप्त मात्रा में पूर्ति की जाए। फिर उर्वरकों तथा कीटनाशकों के लिए वित्तीय सहायता, यानी कि जब फसल में ऐसे कोई कीट लग जाते हैं, कोई कीड़े लग जाते हैं, तो उनके लिए क्या करना, कीटनाशकों के लिए भी पैसा नहीं होता था लोगों के पास, तो क्या करना, वित्तीय सहायता को उपलब्ध कराना, यानी उन्हें पैसे देना। तो ये जो सारे उद्देश्य रखे गए इस हरित क्रांति के अंतर्गत, इनका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव हुआ। ठीक है ना, क्या हुआ, बहुत ही सकारात्मक प्रभाव हुआ। और हमारा जो देश है भारत, वो कृषि के क्षेत्र में क्या हो गया, आत्मनिर्भर हो गया। क्योंकि फ्रेंड इसके पहले 75% जनसंख्या कृषि पर आधारित थी, लेकिन फिर भी हमारा देश कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं था, हमें क्या करना पड़ता था, आयात करना पड़ता था। तो इस हरित क्रांति के बाद क्या हो गया, हमारे उत्पादन में वृद्धि हुई और हमने क्या करी, आत्मनिर्भरता को प्राप्त किया। ये सकारात्मक रूप में हमारे सामने आई। फिर उसके बाद हुए विपणित अधिशेष। अब ये विपणित अधिशेष, इसमें एक छोटा सा पॉइंट है, क्या होता है कि बता रहे कि हमने जैसे
मेरा कोई खेत है और मैं उस पर खेती करती हूँ और मैंने इस बार 10 बोरी गेहूं का क्या किया, उत्पादन किया फ्रेंड्स, लेकिन मुझे आवश्यकता है सिर्फ 5 ही बोरी गेहूं की, तो मैं जो बची हुई 5 बोरी को बाजार में बेचूंगी, मार्केट में जो बेचूंगी वो कहलाएगा मेरा विपणित अधिशेष। यानी क्या, उत्पादन का बाजार में बेचा गया अंश क्या कहलाता है, विपणित अधिशेष कहलाता है। यानी कि आपके पास जितना कुल उत्पादन होता है उसमें से आप स्वयं के उपयोग के लिए जो रख लेते हो और उसके बाद जो बचा हुआ भाग आप क्या करते हो, बाजार में बेच देते हो, वो क्या कहता है, आपका विपणित अधिशेष कहलाता है। और इन सब कार्यों के लिए, अच्छे बीज लेने के लिए, सिंचाई सुविधाओं के पानी के लिए, उर्वरक खरीदने के लिए, कीटनाशक खरीदने के लिए छोटे किसानों को बहुत ही कम दर पर, निम्न दर पर क्या किए गए, ऋण उपलब्ध करवाए गए, ताकि उनके उत्पादन में क्या हो, वृद्धि हो। और इसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ा और हमने कृषि के क्षेत्र में क्या कर ली है, आत्मनिर्भरता को प्राप्त कर लिया है। फिर उसके बाद बात करते हैं सहायकी। इसका जो तीसरा पॉइंट है वह है सहायकी पर बहस। अब ये सहायकी पर बहस क्या है फ्रेंड्स, देखो जो कृषि हरित क्रांति के संबंध में जो कृषकों को क्या करे थे, निम्न दर पर ऋण उपलब्ध कराए थे। तो अब बहुत से जो व्यक्ति थे वो तो क्या थे, इसके पक्ष में थे कि हाँ ठीक है दिया जाना चाहिए, लेकिन कुछ कहते थे कि नहीं दिया जाना चाहिए। तो ये जो प्रोत्साहन राशि, जो वित्तीय ऋण दिया जाता था निम्न दर पर, जो प्रोत्साहन राशि दी जाती थी उनको, उस पर क्या हुई, बहुत से कुछ लोग कहते हैं कि नहीं दिया जाना चाहिए, कुछ कहते हैं कि नहीं दिया जाना चाहिए, कुछ कहे कि कोई बीच का रास्ता ढूंढो, उसमें क्या है कि जिसे जरूरत है आप उसे दो। तो ये जो एक बहस है वो छिड़ी हुई है कि भाई पैसा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो ये तो हुई बात कृषि की। उसके बाद हम बात करते हैं उद्योग एवं व्यापार की। यानी कि देखो, जब हमारा देश आजाद हुआ तो 75% जनसंख्या किस पर आधारित थी, कृषि पर। यानी कि 25% ही ऐसे लोग थे, या 25 से भी मानो कि कम, कि जो किस पर आधारित थे, उद्योग और व्यापार पर। और तब हमारे पास क्या थे, उद्योग ही नहीं थे। हमारे पास बहुत छोटे, ये जूट, पत्सन, सूती वस्त्र उद्योग, इस तरह के ही कुछ उद्योग थे, इसके अलावा कोई उद्योग था ही नहीं। तो औद्योगिक विकास पर हमें क्या करना पड़ा, ज्यादा ध्यान देना पड़ा, क्योंकि देखो कृषि तो लोग कर ही रहे थे, कृषि के लिए भूमि भी थी, सब कुछ था, तो जो चीज थी उसी को क्या करना था, बढ़ाना था, तो वो जल्दी से हो गया, ठीक है ना। लेकिन उद्योग तो पहले थे ही नहीं, तो उस औद्योगिक विकास के लिए क्या हुआ, ज्यादा बल देना पड़ा, अत्यधिक बल की हमें क्या पड़ी, आवश्यकता पड़ी कि अगर आपको ये करना है तो इस पर क्या है, अधिक बल देना पड़ेगा। तो इसमें पहले पॉइंट की अपन बात करते हैं कि भारतीय औद्योगिक विकास में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, यानी कि किस तरह से सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्रों ने इसमें काम किया है। तो औद्योगिक विकास हेतु सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों में उद्योगों का विकास किया। यानी कि चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र गवर्नमेंट का था, सार्वजनिक था, या वो औद्योगिक क्षेत्र किसी प्राइवेट पर्सन का था, निजी क्षेत्र का था, दोनों ही जगह क्या किया गया, उसके विकास के लिए बल दिया गया। फिर उसके बाद बड़े एवं भारी उद्योगों पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण। यानी जो बड़े उद्योग थे, जो भारी उद्योग थे, उनको गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने कंट्रोल में रखा कि नहीं, ये उद्योग सिर्फ सरकार के पास रहेंगे, इनका निजीकरण नहीं होगा, या निजी क्षेत्रों में ये उद्योग नहीं दिए जाएंगे। फिर उसके बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में सरकार ने बड़े व भारी उद्योगों की स्थापना की। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना जब आई ना, तो पहले तो उद्योग के लिए क्या किया गया, प्रोत्साहन दिया गया। फिर उसके बाद बताए गए कि इस तरह के उद्योग, सार्वजनिक निजी क्षेत्र, फिर जो बड़े बड़े उद्योग थे, भारी उद्योग थे, उनमें नए नए उद्योगों की क्या की गई, स्थापना की गई। और वो स्थापना कब की गई, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। फिर बात करते हैं जो इसका दूसरा पॉइंट है वह है औद्योगिक नीति प्रस्ताव सन 1956। यानी कि जो हमारे औद्योगिक नीति थी उसके लिए, नई औद्योगिक नीति के लिए प्रस्ताव रखा गया और नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई, ठीक है ना। नई औद्योगिक नीति की क्या की गई, घोषणा की गई। अब उस नई नीति जो बनाई गई, नई औद्योगिक नीति जो बनाई गई, उसमें उद्योगों को 3 वर्गों में क्या कर दिया, बांट दिया। पहले क्षेत्र में वे उद्योग रखे गए जो थे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, यानी ऐसे उद्योग जिनका सारा संचालन सब कुछ किसके पास होगा, गवर्नमेंट के पास होगा, वो रखे गए सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत। दूसरा जो वर्गीकरण किया गया उसमें बोला गया निजी व सार्वजनिक दोनों क्षेत्र मिलकर, यानी कि कुछ हिस्सा किसका रहेगा, गवर्नमेंट का रहेगा, और कुछ हिस्सा प्राइवेट का रहेगा। यानी कि जो सेमी गवर्नमेंट टाइप के जो होते हैं वो क्या है, ये दोनों जो मिलकर दूसरे वर्ग में इनको रखा गया। और जो तीसरा वर्ग रखा गया वो रखा गया निजी क्षेत्र का, यानी वहां पर क्या करेंगे, सिर्फ निजी क्षेत्र वाले व्यक्ति ही क्या करेंगे, उद्योग या औद्योगिक कार्य करेंगे, उद्योगों पर
कार्य करेंगे। इन तीनों का क्या किया गया, वर्गीकरण किया गया। फिर उसके बाद लाइसेंस व्यवस्था बनाई गई कि कुछ उद्योगों को करने के लिए आपको गवर्नमेंट से क्या करना पड़ेगा, पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा, कि जिस व्यक्ति के पास लाइसेंस होगा वही क्या करेगा, उस कार्य को करेगा। फिर उसके बाद क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा देने के लिए कार्य किए गए कि हर क्षेत्र में बराबर रूप से सभी चीजें क्या हो, उपलब्ध हो। फिर बात करते हैं लघु उद्योग की। अब लघु उद्योग यानी कि देखो बड़े और भारी उद्योग तो किसके अंतर्गत रखे गए, सरकार के अंतर्गत, सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत रखे गए। फिर जब ये लघु उद्योग करे तो सबसे पहले तो लघु उद्योग क्यों किए, तो ग्रामीण विकास हेतु लघु उद्योगों को प्रोत्साहन, यानी शहरी क्षेत्र में तो क्या बड़े उद्योग तो, लेकिन ग्रामीण लोगों का विकास किस तरह से हो, तो ग्रामीण लोगों को उद्योगों से जोड़ने के लिए इस औद्योगिक नीति में विकास के अंतर्गत क्या किया, लघु उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया। श्रम प्रधान रोजगार सृजन। अब ये जो लघु उद्योग होते हैं ये क्या होते हैं, श्रम प्रधान होते हैं, क्योंकि देखो इनके पास लघु उद्योग होते हैं तो इनका इन्वेस्टमेंट जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही कम मात्रा में होता है। और जब इन्वेस्टमेंट बहुत कम मात्रा में है तो इनके पास ऑब्वियस है कि नई प्रौद्योगिकी, नई टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं होती, नई नई मशीनें नहीं होती, तो सारा काम जो होता है वो कहाँ से होता है, हाथ से करना पड़ता है। जब सारा काम हाथ से करना पड़ता है तो ये उद्योग क्या थे, श्रम प्रधान थे, यानी कि मजदूरों की संख्या ज्यादा लगती थी। और जब मजदूरों की संख्या ज्यादा होती है तो क्या होता है, रोजगार का सृजन। तो ये जो लघु उद्योग होते हैं ये श्रम प्रधान होते हैं और इनसे रोजगारों का सृजन क्या होता है, अधिक होता है। फिर है कि बड़ी फर्मों से रक्षा के लिए अनेक उत्पादों को लघु उद्योगों के लिए आरक्षित किया गया। यानी देखो अगर आप किसी लघु उद्योग का और बड़ी फर्म का जब आपस में कंपटीशन करेंगे तो ऑब्वियस है कि बड़ी फर्म ही जीतेगी, उसके पास नई टेक्नोलॉजी होगी तो उसकी प्राइस भी कम आएगी, उसका प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा, तो कभी भी लघु उद्योग उस बड़ी फर्म से टक्कर नहीं ले पाएगा। तो इसीलिए सरकार ने कुछ चीजों को बिल्कुल निश्चित कर दिया कि ये सिर्फ लघु उद्योग ही रहेंगे, आप इसे बड़ी फर्म नहीं कर सकते हो। तो बड़ी फर्मों से रक्षा के लिए क्या किया गया, कुछ उत्पादकों को सिर्फ लघु उद्योगों के लिए आरक्षित कर लिया कि ये उद्योग सिर्फ लघु उद्योग ही रहेंगे। और उन लघु उद्योग को करने के लिए बहुत सारी रियायतें, बहुत सारे बेनिफिट लोगों को दिए गए ताकि क्या हो, उद्योगों का प्रोत्साहन और औद्योगिक विकास बढ़े। फिर उसके बाद बात करते हैं व्यापार नीति, आयात प्रतिस्थापन। क्या प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में अंतर्मुखी व्यापार नीति अपनाई गई। तकनीकी रूप से इसे प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में अंतर्मुखी व्यापार नीति अपनाई गई। तकनीकी रूप से इस नीति को आयात प्रतिस्थापन कहा जाता है। यानी कि देखो अपनी व्यापार नीति और आयात प्रतिस्थापन। अंतर्मुखी व्यापार नीति क्या, यानी कि अपना ही माल, मतलब अंदर ही एक देश भारत जब के अपने खुद में ही जब अंतर्मुखी व्यापार नीति को अपनाए तो इसे क्या कहा गया, आयात प्रतिस्थापन। यानी कि पहली जो 7 पंचवर्षीय योजनाएं थी ना, इसमें भारत ने सिर्फ अंतर्मुखी व्यापार की नीति में बाहर की तरफ गया ही नहीं कि हमारे देश में क्या हो, उत्पादन अधिक हो, हमें आयात कम करना पड़े और हम लोग आपस में ही एक दूसरे को खरीद ले, बेच ले और अंतर्मुखी व्यापार करें। तो जो पहली 7 पंचवर्षीय योजनाएं थी, हमारी पहली पंचवर्षीय योजना का सूत्रपात कहाँ से हुआ, सन 1950 से। उसके बाद जब पहली अपनी 7 पंचवर्षीय योजनाएं खत्म हो गई तब तक क्या हुई, अंतर्मुखी व्यापार की नीति अपनाई गई। तो जो ये अंतर्मुखी व्यापार की नीति अपनाई गई इसे क्या कहा जाता है, आयात प्रतिस्थापन। तो किसे कहते हैं फ्रेंड्स, आयात प्रतिस्थापन, जब व्यापार के लिए क्या ही अंतर्मुखी व्यापार नीति को, अंतर्मुखी व्यापार की नीति को अपनाते तो उसके कहते हैं आयात प्रतिस्थापन कहा जाता है। चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो फिर अभी इस नीति के अंतर्गत क्या बोल रहे हैं, तो ये जो नीति थी, इस नीति के अनुसार विदेशी स्पर्धा से बचने के लिए घरेलू उद्योगों को संरक्षण। देखो पहले थे तो हम अंतर्मुखी व्यापार नीति अपनाई और हमारा आयात प्रतिस्थापन हो गया। फिर कि अब जब हम मार्केट से या बाहर से विदेशों से किसी चीज का क्या करते हैं, माल का आयात करते हैं और आयात करते हैं तो वह आयात क्या होता है, हमारे लिए सस्ता पड़ता है। मतलब उन लोगों के पास अधिक उत्पादन होता है तभी वो बेचते हैं, और जब किसी चीज का अधिक उत्पादन होता है तो उसकी रेट क्या होती है, कम होती है। तो उस चीज से कम्पीट करने के लिए जो हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जो घरेलू उद्योग थे, उनको बचाने के लिए क्या कर दिया गया, उनका संरक्षण किया गया कि पहले आप घरेलू उद्योग हो, उनके लिए जैसे उनका संरक्षण किस तरह किया, उनको लोन अवेलेबल कराना, उनके लिए इंटरेस्ट की रेट कम करना, उनके लिए टैक्स की रेट कम करना ताकि वो उनसे उनका कंपटीशन क्या हो, बराबर हो। फिर घरेलू उत्पादकों को प्रोत्साहन, और घरेलू उत्पादकों को प्रोत्साहन वही जिस तरह से अपन ने किसानों को अधिक उत्पादन के लिए क्या दिए गए थे, निम्न दर पर ऋण उपलब्ध कराए थे, उसी तरह से घरेलू उत्पादकों को प्रोत्साहन दिया गया कि भाई आपको कम रेट पे लोन मिल जाएगा, आपके टैक्स नहीं लगेगा, आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। और अलग अलग उनको मोटिवेशनल अभिप्रेरित करने के लिए क्या किया गया, प्रोत्साहन दिए गए। फिर उसके बाद ये जो औद्योगिक नीति थी, इन पर
इनका क्या प्रभाव पड़ा औद्योगिक विकास के ऊपर। तो फ्रेंड्स जब इसकी बात करते हैं हम कि जो औद्योगिक नीतियां बनाई गई आर्थिक, तो इनका क्या प्रभाव पड़ा औद्योगिक विकास पर, नीतियों का प्रभाव। तो ये जो नीतियां बनाई गई इसका बहुत ही अनुकूल, बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ा हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर। और हमारी जो अर्थव्यवस्था में सन 1950-51 में जो जीडीपी रेट, हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रेट जो 11.8% थी, वो सन 1990-91 में बढ़कर कितनी हो गई, 24.6% हो गई। अब हमने जो आर्थिक नीति अपनाई थी क्या थी, वो कृषि के क्षेत्र में सुधार किए, हरित क्रांति लेकर आए हम, औद्योगिक नीति, नई औद्योगिक नीति जिसमें हमने उद्योगों को किसमें करा, 3 भागों में बांट दिया, ये सब किया। तो इनका हमारे ऊपर क्या पड़ा, बहुत ही अनुकूल प्रभाव पड़ा। और हमारी जीडीपी रेट क्या हुई, 11.8 से लेके 24.6% तक के हमने क्या कर लिया, विकसित कर लिया। फिर उसके बाद औद्योगिक क्षेत्र में पूरे 6% की वृद्धि हुई, क्योंकि देखो हमारी देश आजादी के समय 75% जनसंख्या किस पर, कृषि पर आधारित थी, और बहुत ही कम व्यक्ति थे जो उद्योगों में थे, औद्योगिक क्षेत्र में थे। तो औद्योगिक क्षेत्र का जो विस्तार हुआ वो कितना हुआ, 6% हुआ। और इस नीति की आलोचना की गई, मतलब कुछ न कुछ कमियां निकाली गई। और उसके बाद सन 1991 में क्या हो गया, नई आर्थिक नीति आ गई। तो ये तो थी हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से लेके 1990 तक। फ्रेंड्स मैंने जो आपसे क्वेश्चन किया था कि 15 अगस्त 1947 ये जो दिन है जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, इस दिन को किस दिवस के रूप में हम मनाते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और फ्रेंड्स ये हमने पार्ट शुरू किया था बी, यानी कि जो 11th में इकोनॉमिक्स जो 2 भागों में है, पहली अपनी अर्थशास्त्र में सांख्यिकी और दूसरी भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। तो ये आज हमने जो टॉपिक शुरू किया है वो पार्ट 2 का है, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। इसका हमने पहला चैप्टर 2 स्टार्ट किया है। और फ्रेंड्स इसका जो पहला भाग था अर्थशास्त्र में सांख्यिकी, इसके वीडियो हमने डाले हैं, तो आप उन वीडियो को देखें और अपनी राय को कमेंट करके बताएं। तो फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, यदि आप मेरे इस वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आने वाले भागों में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।